हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत 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 ज़्यादा आसान चैप्टर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हुआ करते थे। 5 मार्क्स फ्री के, है ना। 5 मार्क्स का चैप्टर है जिसमें कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 का एक पूछा जा सकता है, या फिर 2 का एक 3 का एक, किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि एलपीपी में एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर 3 नंबर का एक पूछ लेते हैं, तो इस तरीके से भी, है ना, 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का 1 शॉट करने जा रहे हैं, है ना। लगभग आप मान लीजिए 1.5 से 2 घंटे में ये चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आसान भी है, छोटा भी है, एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर जो कि हमें कवर करनी है। तो आप लोग बड़े खुश नज़र आ रहे होंगे कि सर आखिरकार एक आसान चैप्टर, है ना, पकड़ में आया, है ना। इस चैप्टर की अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर का कोई भी लेना देना किसी भी प्रीवियस चैप्टर से नहीं है एज सच, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा 12वीं क्लास में पहला ही चैप्टर अगर एलपीपी भी करना चाहता तो कर सकता था, कोई इशू नहीं है ना। 5 नंबर फ्री के उसे पहले ही मिल जाते। तो खैर एनीवेज, अगर आपका कोई फ्रेंड घबरा रहा हो तो कहे भाई एलपीपी कर ले यार, 5 नंबर फ्री के तो मिल ही जाएंगे तेरे को, है ना। बाकी तो एडिशनल तैयारी करेगा ही करेगा डेफिनेटली। सो आइए इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं सारा का सारा, है ना, माइंड मैप देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स एक छोटी सी और प्यारी सूचना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जैसे इस पर्टिकुलर चैनल सीबीएसई क्लास वीडियोस पे हम लोग 11th एंड 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं, यानी कि हर चैप्टर के आपको 1 शॉट्स मिलेंगे, रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, स्ट्रैटेजी सेशंस मिलेंगे, और इसके अलावा एग्जाम स्पेशल सेशंस सारे हम लोग इसी चैनल पे करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारा एक और चैनल है विद्यावाइज क्लास 11th एंड 12th, जो कि हमने रिसेंटली बनाया है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि बच्चा रेगुलर होकर अगर पढ़ना चाहता है तो वो एक्सरसाइज वाइज पढ़ाई हमेशा करता रहे। तो यानी कि हर एक्सरसाइज के हम लोग वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पुट करते हैं, हर एक्सरसाइज के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इवन मिसलेनियस एक्सरसाइज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वहाँ पे डालते हैं, सो दैट कि आप निरंतर रेगुलरिटी के साथ एक्सरसाइज वाइज पढ़ाई करते रहें। सो प्लीज़ आप विद्यावाइज क्लास एंड 11th एंड 12th चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको टाइमली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपकी फीड में आते रहें, और आपको पता चलता रहे कि उस चैनल पे पर्टिकुलरली आज की तारीख में क्या क्या अपडेट हो रहा है। और हम उस चैनल पे बहुत फास्ट चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, तो आपके लिए वो 1 स्टॉप डेस्टिनेशन होगा अपनी एक्सरसाइज वाइज पढ़ाई करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल। अब सेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सो देखिए, माइंड मैप की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में टोटल 4 तरह की प्रॉब्लम्स आपको समझनी है। पहले तो आपको समझना है कि एक एलपीपी क्या होता है, राइट। और एलपीपी में बाउंडेड फिजिबल रीजन केस हम लोग पढ़ेंगे, है ना, बाउंडेड फिजिबल रीजन केस, ठीक है। तो बाउंडेड फिजिबल रीजन पढ़ेंगे, ठीक है। बाउंडेड फिजिबल रीजन के बाद एडिशनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको एक मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का केस का क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जो कि एग्जाम में काफ़ी पॉपुलर है। मल्टीपल ऑप्टिमल केस, है ना, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और एक जो है ना बेसिकली टाइप ऑफ प्रॉब्लम होगी नो फिजिबल रीजन की, ठीक है। तो टेक्निकली इस पर्टिकुलर 1 शॉट के अंदर, है ना, मैं 4 ही क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि सर क्या बात है, एक 1 शॉट के अंदर 1.5 घंटे में 4 ही क्वेश्चन? हाँ, सिर्फ 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब आप समझिएगा कि वो 4 क्वेश्चन बेसिकली किस तरीके से नेविगेट करेंगे। मैं पहले आपको समझाऊंगा कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता क्या है। पहले मैं आपको क्या समझाऊंगा, फर्स्ट नंबर पे एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, जितने भी एलपीपी के अंदर तमाम टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको एक बाउंडेड फिजिबल रीजन की प्रॉब्लम कराऊंगा, फिर एक मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम कराऊंगा, एक नो फिजिबल रीजन की प्रॉब्लम कराऊंगा जिसके अंदर कोई भी फिजिबल रीजन नहीं आएगा, और फिर फाइनली इस पूरे चैप्टर की जान, है ना, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम। तो बेसिकली इस पूरे के पूरे 1 शॉट के अंदर, है ना, बेसिकली 5 पार्ट्स हैं। एक एलपीपी का इंट्रोडक्शन, एक बाउंडेड की प्रॉब्लम, एक मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन की प्रॉब्लम, एक नो फिजिबल रीजन की प्रॉब्लम, और एक अनबाउंडेड का कॉन्सेप्ट प्लस प्रॉब्लम, ठीक है। तो बिना किसी विलंब के आइए स्टार्ट करते हैं। प्यार से समझ के चलिएगा, आराम से चीज़ों को नोट करके चलिएगा। हालांकि इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बट स्टिल आपके खुद के बनाए हुए नोट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से काम आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली
एक एलपीपी होता क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता क्या है। देखिए एलपीपी जो चैप्टर का नाम है इट्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। सॉरी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मान लो अगर इस चैप्टर का निर्माण मैं करता तो मैं इसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं रखता, मैं इसका नाम रखता लीनियर प्रोग्राम की जगह, है ना, प्रोग्राम की जगह मैं एक वर्ड यूज करता, मतलब मैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस चैप्टर का नाम ना रखता, ठीक है। मैं प्रोग्राम की जगह दूसरा वर्ड यूज करता लीनियर कंडीशनल प्रॉब्लम, क्योंकि प्रोग्रामिंग का मतलब बेटा क्या है, प्रोग्रामिंग का मतलब भी क्या है कि वी आर कंडीशनिंग द प्रॉब्लम, है ना, वी आर कंडीशनिंग द सिचुएशन। प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम सिचुएशन बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, अगर वैसा होगा तो वैसा होगा, तो यानी कि वी आर अप्लाइंग कंडीशंस। तो एक्चुअली में आप इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की जगह आप इसको लीनियर कंडीशनल प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं ना, लीनियर कंडीशनल प्रॉब्लम, राइट है क्या, लीनियर कंडीशनल प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या कंडीशनल प्रॉब्लम है, तो बेसिकली इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि एक लीनियर फंक्शन होता है ना, लीनियर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना, एक लीनियर फंक्शन हो गया इस तरीके का। हम लोग लीनियर क्यों बोल रहे हैं भैया, कोई बताएगा, हम लोग लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे ये जो वेरिएबल्स है इनकी पावर 1 है, डिग्री 1 है, इस वजह से हम लोग इसको लीनियर प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, लीनियर प्रॉब्लम बोल रहे हैं। यहां पे वेरिएबल की पावर, जब वेरिएबल की पावर 1 होती थी तो लीनियर, 2 होती थी तो क्वाड्रेटिक, 3 होती थी तो क्यूबिक बोलते थे। तो भैया यहां पे एक z वैल्यू होती है, राइट, वो कुछ भी हो सकता है, उसकी एक लीनियर फंक्शनल वैल्यू है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट्स अ लीनियर प्रॉब्लम, ax प्लस by, राइट। अब हमारा टास्क ये होता है कि इस लीनियर फंक्शन की वैल्यू, राइट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भैया इस लीनियर, है ना, लीनियर फंक्शन की वैल्यू बेसिकली या तो मैक्सिमाइज करनी होती है हमें, यानी कि z की वैल्यू या तो हमें मैक्सिमाइज करनी होती है या मिनिमाइज करनी होती है, राइट। तो यानी कि इस फंक्शन को एक बार को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं। गाइस मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, फिर से बता रहा हूं कि इस चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि सेटिंग अप द कंडीशनल बिहेवियर। प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं। हम कहते हैं भैया इफ 2 + 3, बच्चे ने अगर 5 लिखा है ना, तो आपको आंसर देना है यस यू आर राइट। बट अगर 2 + 3 अगर किसी बच्चे ने 6 लिख दिया तो आपको कमांड देनी है या आपको प्रिंट कराना है या फिर आपको मैसेज देना है कि यू आर रॉन्ग। तो वी आर सेटिंग अप द कंडीशनल बिहेवियर। ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम लोग लीनियर कंडीशनल, मतलब हम लोग कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। अब एक्चुअली में क्या कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, कंडीशन की तो बाद में बात करेंगे, कंडीशन की तो बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे कि भाई लीनियर प्रॉब्लम क्या है। तो एक्चुअली में हमारी जो लीनियर प्रॉब्लम है, लीनियर जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो ये प्रॉब्लम है। लीनियर प्रॉब्लम हमारी ये है ax + by, z = ax + by। क्यों है लीनियर प्रॉब्लम, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, राइट है क्या। इसको हम लोग लीनियर प्रॉब्लम बोल रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम कैसे हुई, प्रॉब्लम इसलिए हुई कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, समस्या ये है कि हमें ये लीनियर फंक्शन जो है, ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है, इसकी जो वैल्यू है z, राइट, उसको या तो हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये हमारा उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्टिव है, एंड दैट इज व्हाई इस लीनियर फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं, राइट। अब हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम निकालनी है, सब्जेक्टेड टू व्हाट, सब्जेक्टेड टू कंडीशंस, सब्जेक्टेड टू कंडीशंस, राइट। बच्चों कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, तो सब्जेक्टेड टू सम कंडीशंस, सब्जेक्टेड टू सम कंडीशंस। अब कंडीशंस कैसी कैसी मैं अप्लाई कर सकता हूं, कंडीशंस में ऐसे से अप्लाई कर सकता हूं कि भैया x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए,
मैं ऐसी कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं कि भाई y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैं ऐसी कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं कि भाई x प्लस वाई का वैल्यू हमेशा लेस देन 5 होना चाहिए, राइट है क्या? या फिर मैं ऐसी कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं कि y का वैल्यू हमेशा x से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने ये सब कंडीशंस लगा दी। इन कंडीशंस को हम लोग कंस्ट्रेंट्स भी बोल देते हैं ना, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है भैया? वैसे तो बंधन भी होता है, रेस्ट्रिक्शन भी होता है और कंडीशन भी होता है। तो हमने एक लीनियर प्रॉब्लम को देखा कि भाई इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम या मिनिमम करनी है ना, सब्जेक्टेड टू कंडीशंस। ये कंडीशंस अप्लाइड है एक्स और वाई पे कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए, वाई एक्स से बड़ा होना चाहिए, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। सो यानी कि एक ऐसी लीनियर प्रॉब्लम जिसमें कंडीशंस अप्लाइड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर प्रोग्राम्ड प्रॉब्लम, है ना, लीनियर प्रोग्राम्ड प्रॉब्लम या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है क्या? तो एक एलपीपी आपको हमेशा कैसी दिखेगी? हमेशा उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और कुछ कंडीशंस होंगी। तो आज से आपको क्या समझ में आया कि कभी भी एक लीनियर प्रॉब्लम दिखाई देगी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम या मिनिमम करनी होगी और साथ में कुछ कंडीशंस मिलेगी जिनको हम कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। ये बात सभी को समझ में आई क्या? एक क्वेश्चन उठाते हैं और एंड टू एंड ऑपरेशन करते हैं। चलिए, तो एक सवाल उठाते हैं भैया। अब देखिए, अब आपको एक एलपीपी दिखी है ना, ये एक सवाल है भैया एलपीपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये सवाल दिख गया आपको। अब किसी बच्चे को कोई अचंभा नहीं होगा। देखो, मैंने आपको क्या कहा था? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या होता है भैया? एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, राइट, जिसकी जो एक लीनियर फंक्शन होता है ना, लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल कह सकते हैं, लीनियर फंक्शन इन द टू वेरिएबल। सो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करनी होती है। यहां पे इस केस में हमें मिनिमाइज करनी होगी और सब्जेक्टेड टू सम क्या दे रखी होंगी? कुछ आपके पास कंडीशंस गिवन होंगी और इन कंडीशन को मैं कंस्ट्रेंट्स भी बोलता हूं। तो मतलब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि यार ये एक एलपीपी है। किस किस को ये क्लियर हो गया कि ये एक एलपीपी है? एलपीपी की पहचान हो गई आपको कि भाई एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, कंस्ट्रेंट्स दे रखी हैं। तो एलपीपी तो ये है भाई साहब। राइट है क्या? एलपीपी तो ये है। अब बात करनी है कि भैया हाउ टू सॉल्व एन एलपीपी। एक एलपीपी को सॉल्व कैसे करते हैं? एक एलपीपी को सॉल्व कैसे करते हैं? हाउ टू सॉल्व एन एलपीपी। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? राइट है क्या? अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, एलपीपी सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 1 क्या है बच्चों? कि हमें एक एक करके इनके कंस्ट्रेंट्स सॉल्व करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग पहला कंस्ट्रेंट यानी कि पहली कंडीशन, कंडीशंस, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली इनइक्वालिटीज के फॉर्म में होते हैं। कंस्ट्रेंट्स इनइक्वालिटीज के फॉर्म में होता है। तो हमें इनइक्वालिटीज जो है वो कैसे सॉल्व करने आनी चाहिए बच्चों? ग्राफिकली इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी आनी चाहिए, क्योंकि उसने क्या बोला हमसे? सॉल्व द एलपीपी प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो हमें इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली सॉल्व करना आना चाहिए, ग्राफिकली सॉल्व करना आना चाहिए। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी क्लास में ऐसे बहुत सारे प्राणी होंगे जिनको लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकली सॉल्व करनी नहीं आती होगी। ऐसा कौन कौन प्राणी है? जल्दी से बताइएगा प्लीज। जिसको लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकली सॉल्व करनी नहीं आती है, ऐसा कौन प्राणी है? क्या लगा सर हमको नहीं पता, हम तो 11वीं क्लास में मिसिंग थे क्लास से। चलिए, तो हम पहले लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व करना सीखेंगे भैया, है ना। सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकली, है ना। तो लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफिकली, हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकली।
ठीक है, लीनियर इनइक्वलिटी ग्राफिकली। तो ये आपको बच्चों आना चाहिए ना, इस चैप्टर में बस एक यही कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो कि आपकी 11वीं क्लास से इसका सिलेबस, 11वीं क्लास के सिलेबस से इस चीज को हटा दिया है उन्होंने, है ना, इस चीज को हटा दिया है। तो मैं एक इनइक्वलिटी उठा रहा हूं, x + 2y <= 8। अब बच्चों देखो, मुझे ना x + 2y <= 8 ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। अच्छा बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, राइट, कि अगर ये कहता कि x + 2y = 8 को सॉल्व करो ग्राफिकली, x + 2y = 8 को सॉल्व करो, तो हर बच्चा कर लेगा इसको। कैसे भाई, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करना तो हमें आता है। कैसे आता है भैया, x की वैल्यू 10वीं क्लास में सीखते थे ना, सो x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करके 10वीं क्लास में हमने ये तो सीखा ही था कि भाई ये कोऑर्डिनेट 0,4 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट 8,0 हो जाएगा। सो 1 2 3 4, दिस इज 0,4 एंड दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज 8,0। यानी कि ये लाइन तो कोई भी ड्रॉ कर देता ना, ये लाइन तो कोई भी ड्रॉ कर देगा ना, दिस लाइन, ठीक है भाई, इस लाइन को मैंने ले लिया, लेट्स से ये लाइन ले ली मैंने, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जरा मेरी बात समझना, ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, पहली बात तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x + 2y = 8, राइट। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, राइट, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी अमेजिंग बात बता रहा हूं। एक लाइन क्या करती है ना हमेशा, है ना, बंटवारा करती है। आज से हमने लाइन खींच दी, तुम हमारे घर नहीं आओगे और हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, बंटवारा हो गया। तो बेसिकली ये जो प्लेन है ना, XY प्लेन, तो एक लाइन उसका बंटवारा कर रही है। कैसे बंटवारा कर रही है, वो इस पूरे प्लेन को दो अलग अलग हिस्सों में बांट रही है, जिसको हम लोग हाफ प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ प्लेन, राइट। तो मतलब हमारे पास दो हाफ प्लेन आ गया। एक लाइन पूरे प्लेन को दो हाफ प्लेन में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये जो हाफ प्लेन, जैसे लाइन तो रिप्रेजेंट करती है, लाइन को, और हाफ प्लेन जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं इनइक्वलिटी को। हाफ प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं इनइक्वलिटी को। जैसे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि इस लाइन से इधर आप कोई भी पॉइंट उठाओगे, कोई भी पॉइंट उठा लो, लेट्स से आपने 1 उठाया, ये x + 2y की वैल्यू को 8 से कम रखेंगे, मतलब 8 से कम रखेंगे, ठीक है। और इधर मान लो मैं कोई पॉइंट उठा लेता हूं, लेट्स से 4,4, ठीक है, तो ये x + 2y को 8 से बड़ा रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप रख के देख लो, मान लो अगर x + 2y की वैल्यू <8 रख के देख रहे हो आप, ठीक है, तो आप 1 रख के देखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, होएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। तो यानी कि x + 2y <8 इधर का हाफ प्लेन बैठेगा, राइट है क्या, इधर का हाफ प्लेन क्या बैठेगा, x + 2y <8, और उधर वाला हाफ प्लेन कैसा बैठेगा, x + 2y > 8। तो होता क्या है, लाइन एक प्लेन को दो हाफ प्लेन में डिवाइड करती है, और दो हाफ प्लेन बेसिकली इनइक्वलिटीज होती हैं। इधर वाली इनइक्वलिटी x + 2y <8 हो गया, उधर वाली इनइक्वलिटी x + 2y > 8 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने ग्राफिकली आपको लाइन और इनइक्वलिटीज दिखा दी, ठीक है। अब लेकिन बात ये होती है हमें कि सर
आपको कैसे पता चला कि उधर की तरफ x प्लस 2y की वैल्यू 8 से बड़ी होगी और इधर x प्लस 2y की वैल्यू लेस देन 8 होगी? तो मैं कहता हूं कि इसको पता लगाना भी छोड़ दो, इसको पता ही लगाना छोड़ दो, है ना, इसको पता लगाना छोड़ दो। मेरा तो मानना क्या था, मुझे तो एक्चुअली ये सॉल्व करना था ना, मेरा तो उद्देश्य ये था x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। तो हम एक सिंपल सा रूल बनाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में, सभी स्कूल्स में एक सिंपल सा रूल ये फॉलो करते हैं कि भाई जिधर का भी पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएगा उधर वाला एरिया हमारा ग्राफिकल एरिया होगा, ठीक है। और सबसे आसान पॉइंट जिंदगी में होता है चेक करना 0 0 0 0। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि इससे आसान कोई पॉइंट नहीं हो सकता। मान लो मैंने x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू 0 रखी, तो क्या हुआ भैया, इट इज 0 प्लस 2 टाइम्स 0 विच इज लेस देन इक्वल टू 8। तो मैंने देखा कि यार ये तो ट्रू हो गया, 0 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8 आ गई। तो अगर 0 0 सेटिस्फाई कर जाता है तो मेरा सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाता है? मैं कहूंगा कि देखो x प्लस 2y की वैल्यू 8 भी होगी, यानी कि मुझे लाइन भी चाहिए और लाइन के इधर वाला एरिया चाहिए होगा, है ना। लेकिन क्या होता बच्चों, क्या होता कि अगर मान लो ये x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होता, ऐसा होता। अब अगर मैं 0,0 पुट करता तो क्या ये बात सत्य थी? नहीं। तो क्योंकि 0,0 अब इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो हमें क्या लेना पड़ेगा? सॉल्यूशन रीजन दूसरी तरफ का लेना पड़ेगा। किधर की तरफ को? 0 0 से दूसरी तरफ। आपको क्लियरिटी आई क्या भैया? आपको क्लियरिटी आई क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक बार क्विकली फिर से एक्सप्लेन कर दूं क्या? भाई सिंपल है, अगर जो इनइक्वालिटी है उसको 0 0 सेटिस्फाई कर जाती है तो हम इधर का रीजन लेंगे, 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर पाती है तो हम दूसरी तरफ का रीजन लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी थी वो ऐसे थी। तो इसका मतलब हमने जब 0 0 पुट किया तो हमारी इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई करेगी, तो हमारा एक्चुअल जो इनइक्वालिटी का रीजन आएगा, एक्चुअल इनइक्वालिटी का रीजन आएगा वो किधर का आएगा? वो इधर का आएगा, है ना, इधर का आएगा। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? तो सिंपल रूल है बच्चों, थंब रूल क्या है कि 0 0 की तरफ अगर 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग 0 0 की तरफ का एरिया ले लेंगे, अदरवाइज 0 0 सेटिस्फाई नहीं करा तो दूसरी तरफ का एरिया ले लेंगे, ठीक है। हाँ 0 0 आप बिल्कुल ऐसे ही 0 0 पुट करके देखेंगे शीट के अंदर, है ना, आंसर शीट में आप 0 0 पुट करके देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करिए, फिर हम वापस चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हमारे पास टाइम बहुत है क्योंकि अब हम लोगों ने लेक्चर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है, तो इसलिए सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों ग्राफिकली देखो हम लोग ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। सो मैंने क्या करा भैया, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, x y, तो मैंने कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करूंगा ना बच्चों, मैं सबसे पहले मैं उसकी एक स्ट्रेट लाइन बना लूंगा, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन खींचना बहुत जरूरी है, स्ट्रेट लाइन खींचना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y 4 आ गया, y 0 रखा तो मैंने x की वैल्यू 8 आ गई, तो दिस कोऑर्डिनेट्स आर 0,4 एंड दिस इज 8,0, ठीक है। तो भैया इट इज 1 2 3 and 4, 0,4 and this is 1 2 3 4 5 6 7 8, 8,0, ठीक है। सो गाइस बहुत ही ध्यान से देखेंगे, राइट। अच्छा, ये लाइन खींचने के बाद मेरे को एक्चुअली ये सॉल्व करना है, तो मैं इसमें x = 0 y = 0 पुट करके देख रहा हूं, तो 0 + 2 टाइम्स 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, बिल्कुल ट्रू बात है, तो मेरे को ये इधर का रीजन दे देगा, ठीक है भैया। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है बच्चों, तो इतनी जानकारी आप नोट करो, क्योंकि मैं ये पूरा का पूरा रब कर दूंगा, है ना, फिर मैं दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करूंगा ना, तो इसलिए फटाफट से आप ये पूरी की पूरी जानकारी नोट करिएगा।
अब स्टूडेंट्स देखिए, ये हो गया भैया हमारे पास। अब मैं ये वाली इनइक्वलिटी हटा रहा हूं, अब मैं दूसरी इनइक्वलिटी उठाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में लिखे रहने देना है ना, आपको तो एग्जाम में लिख के रखना पड़ेगा ना। चलिए दूसरी इनइक्वलिटी है भैया 3x + 2y लेस देन और इक्वल्स टू 12 बच्चों, ठीक है। पहले क्या करेंगे बच्चों, सिंपल स्ट्रेट लाइन लेके आएंगे, सिंपल स्ट्रेट लाइन लेके आएंगे। अब स्ट्रेट लाइन लेंगे तो वही कोऑर्डिनेट बॉक्सेस बनेंगे भैया। कोऑर्डिनेट बॉक्स क्या बनेंगे बच्चों, x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू 4, तो 0,6 और 4,0, ठीक है। तो 0,6 कहां आ गया सर, 0,6 ये आ गया, एंड 4,0 कहां आ गया सर, 4,0 ये आ गया, ठीक है। सो गाइस अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, राइट ये मेरे पास लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। ओके सो ये स्ट्रेट लाइन आ गई मेरे पास। ओके अब मुझे इस इनइक्वलिटी को चेक करना है, तो मैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करके देखता हूं ना। बेसिकली मैं 0 0 पॉइंट पुट करके देख रहा हूं, तो 3 × 0 + 2 × 0, क्या ये लेस देन इक्वल टू 12 है? हाँ देखो 0 लेस देन इक्वल टू 12 है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी इधर का ही एरिया आपको देगा, ठीक है भैया। क्लियर है क्या, राइट है क्या? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये जो तीसरे नंबर की इनइक्वलिटी है x > = 0, एक्चुअली ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नॉन नेगेटिव कंडीशंस, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। तो इनको बोलते हैं हम लोग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। इनका भाई साहब कुछ भी काम नहीं होता, ये सिर्फ इतना बताते हैं कि भाई x और y दोनों पॉजिटिव हैं, और x y दोनों पॉजिटिव कहां होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो बेसिकली x > 0 कहां होगा? इस एक्सिस के राइट साइड में। y > 0 कहां होगा? है ना, x एक्सिस के अपर साइड में। अब आपको भी एक चीज समझ में आ रही होगी, क्या? कि हमें इस लाइन के इधर का एरिया लेना है, इस लाइन के इधर का लेना है, इसके राइट का लेना है, इसके ऊपर का लेना है। तो टेक्निकली हमें ये फाइनल रीजन हमें ये मिला। क्या मिला बच्चों? हमें फाइनल रीजन हमें मिला ये। इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसकी बाउंड्री हो गई ना, सब तरफ से क्लोज हो गया, तो हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाउंडेड और फिजिबल रीजन। फिजिबल क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि फिजिबल मतलब होता है पॉसिबल, मतलब हमारा जो x और y, भाई देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ऐसे x और y ढूंढ रहे हैं जो हमारी z की वैल्यू मिनिमम बना के रखे और साथ ही साथ सारे के सारे कंडीशंस भी फुलफिल कर ले। तो हमने कहा भाई सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए ये कॉमन रीजन है। कॉमन रीजन का मतलब क्या बच्चों? इसमें आप कोई भी पॉइंट रखो, उठाओ, है ना। देखिए इस कॉमन रीजन की खासियत क्या है कि आप कोई भी एक पॉइंट उठाओ, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए ये कंप्लीट रीजन है। इस रीजन से आप कोई भी पॉइंट उठाओगे तो आपकी सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, राइट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड, यानी कि पूरी तरफ से, हर तरफ से क्लोज है। बाउंडेड फिजिबल, फिजिबल मतलब पॉसिबल, है ना, रीजन, ठीक है। और ये बाउंडेड फिजिबल रीजन क्या होता है? इट इज दैट रीजन जो कि हमें कॉमन रीजन मिलता है सारी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके। एक बार बच्चों आपने ये ग्राफ बना दिया ना, आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर भी मिलेगा, तो आपने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। देन आपको क्या करना है बच्चों? आपको इनके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, इस पूरे रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। जैसे देखो ये वाला कॉर्नर पॉइंट 4,0 है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट 0,4 है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट 0,0 है। अब अगर आपने फिगर नीट एंड क्लीन बनाई है ना, ये ग्राफ नीट एंड क्लीन बनाया है, तो आपको ये पॉइंट भी देखो 1 2 3 और 1 2 3 लगभग 3,3 दिख रहा है। बट मुझे डाउट है, क्योंकि मैंने फिगर क्लीन नहीं बनाई है, मैंने तो ऐसी हाथ से बना दी ना, रफली बना दी। तो मुझे इसको संदेह से देखना है कि यार ये पॉइंट 3,3 नहीं होगा, है ना। मैं देखूंगा कि ये वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली थी x + 2y
बराबर 8। और ये वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली, इट इज 3x प्लस 2y बराबर 12। ये दो लाइन थी ना, ठीक है भाई। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन कौन सी है, 3x प्लस 2y बराबर 12, ठीक है, सही लिख दिया क्या मैंने, 3x प्लस 2y बराबर 12। अब इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो है ये। तो अगर मेरी फिगर गलती से इधर उधर भी होगी ना, ऊंच नीच भी हो गई, तो मैं क्या करूंगा, राइट में जाऊंगा खोपचे में, और x प्लस 2y बराबर 8 और 3x प्लस 2y बराबर 12, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो 2x है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो 2x माइनस 12 में से 8 गए 4, तो x की वैल्यू 2 आ गई। देखो पहले मैं x कोऑर्डिनेट 3 ले रहा था, है ना, अब मेरा सही राइट x कोऑर्डिनेट कितना गया 2। और अगर x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, मुझे 3 लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो मेरे पास ये कॉर्नर पॉइंट कितना आ गया 2,3। सो भैया दो स्ट्रेट लाइंस को तो सॉल्व करना आता है मेरे ख्याल से, ये तो किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करके आप सारे के सारे क्या निकाल लेंगे बच्चों, कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है कि नहीं है, मुझे बताइए प्लीज। आप कह रहे होंगे कि सर आधा घंटा हो गया एक ही क्वेश्चन पे अटके हुए। ऐसा ही होगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 5, 7, 10 मिनट आपको भी लग जाएंगी एक 5 मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी तो समझ रहे हैं हम चीजों को, है ना, क्योंकि इसके अंदर समझाने लायक कुछ है नहीं, एक क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर को समझा जा सकता है। सो गाइज ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हमारे पास, राइट। अब जैसे ही कॉर्नर पॉइंट आए ना गाइज, तो देखो ये सारी इनइक्वालिटीज तो जो हमने सॉल्व करी थी ये तो हो ही गया, ग्राफ पेपर बन गया। अब हमें क्या बनाना है, एक कॉर्नर पॉइंट टेबल। क्या बनानी है बच्चों, दिस इज कॉर्नर पॉइंट टेबल। ये कॉर्नर पॉइंट टेबल है भैया। तो कॉर्नर पॉइंट्स यहां आ जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है भैया, इट इज, एक तो है 0,4, एक है 0,0, ठीक है, 0,4, 0,0, 4,0, एंड द लास्ट कॉर्नर पॉइंट वी हैव इज 2,3। एंड z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इट इज -3x प्लस 4y। अब देखिए, अब आप x की जगह 0 रख दीजिए और y की जगह 4 रख दीजिए, तो 16 वैल्यू आ जाएगी, यहां 0 वैल्यू आ जाएगी, यहां -12 आ जाएगी, और माइनस का 6 प्लस 3 चौक 12 यानी कि 6। तो आपसे क्या कहा था, मिनिमम निकालने को, तो मिनिमम कहाँ है भैया, यहां। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z क्या आ गई भैया, -12 आ गई एट 4,0। ठीक है, इतना काम सभी लोग कर देंगे तो हमने मिनिमम वैल्यू ऑफ z निकाल दी। बस यही करना है, यानी कि एक एक करके इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, उसका ग्राफ बनाना है, कॉमन रीजन आने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स उठा के उसकी एक टेबल बनानी है, और जहां जहां z की वैल्यू कितनी कितनी है वो लिखनी है। अगर मिनिमम बोला है तो मिनिमम आंसर ये दे देंगे। अगर इसी क्वेश्चन में उसने कहा होता कि सर जी मैक्सिमम निकालिए, तो फिर हम मैक्सिमम का आंसर ये दे देंगे, है ना, मैक्सिमम ऑफ z हम ये दे देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ z इज 16। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स ये जो मिनिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही है, मान लो मिनिमम ऑफ z है, ठीक है, तो इस मिनिमम ऑफ z की जो भी वैल्यू है, लेट्स से मिनिमम ऑफ z कितना है, -12 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल मतलब होते हैं डिजायर्ड वैल्यू, है ना, ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू। और ये जो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 पे आ रहा है ना, एट x = 4 एंड y = 0, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये एक एक नंबर में ना छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेंगे एक नंबर में। क्या पूछ लेंगे कि सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है ना, कंस्ट्रेंट्स क्या होता है ना, फिर आपसे पूछ लेंगे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, आपसे पूछ लेंगे बाउंडेड फिजिबल रीजन क्या होता है, ठीक है ना, आपसे पूछ लेंगे ऑप्टिमल वैल्यू क्या होती है, आपसे पूछ लेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये 1 मार्कर में एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये एंटायर एक एलपीपी का प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर दिया। मतलब आप ये मान के चलिए कि लगभग 70% एलपीपी चैप्टर आपको समझ में आ गया, क्योंकि एलपीपी चैप्टर में अब ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। फटाफट से इसको नोट करिएगा भैया ना, टेक योर टाइम, नोट, आपको जैसे मन है वैसे
नोट करिए, आराम से नोट करिए। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z कितना आ गया भैया, -12 एट 4,0। उसने कहा शो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स एंड मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करना है। तो बेसिकली हमारा फोकस तो खैर z पे है, हम और किसी चीज पे फोकस नहीं करते, z पे फोकस करते हैं और इनइक्वलिटीज पे फोकस करते हैं, इनइक्वलिटीज पे फोकस करते हैं। ठीक है, एक एक करके इनइक्वलिटी उठा लें क्या, एक एक करके इनइक्वलिटीज उठा लें, बताइए एक एक करके सर हम लोग इनइक्वलिटीज उठा लें क्या। चलिए, तो सबसे पहले है ना सॉल्यूशन लिख रहे हैं सबसे पहले। अब मैं थोड़ा सा फास्ट भी हो सकता हूं क्या, वैसे तो आप मुझे फास्ट होने देते नहीं हो, बट क्या मैं थोड़ा सा फास्ट हो सकता हूं। जैसे ये एक इनइक्वलिटी है तो डेफिनेटली हमें इसकी स्ट्रेट लाइन ही सॉल्व करनी पड़ेगी ना पहले, तो उसके लिए मैं कोऑर्डिनेट्स ले लूं क्या, एंड द कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बच्चों, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 60 हो जाएगी ना, एंड y की वैल्यू अगर 0 लिया तो मैंने x का वैल्यू 120 हो जाएगा। ठीक है, बनाते हैं भैया ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बना देते हैं। चलिए, तो ग्राफ बना दिया हमने, राइट, दिस इज राइट। तो इधर अपन ऐसे लेंगे ना 10, 20, 30, 40, 50, 60 है ना, तो 0,60 एक पॉइंट तो यहां पे आ गया, फिर इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। अबे ऐसा तो कोई नहीं है ना भाई 120 ना पता हो जिसको, 10, 20, 30, 40, 50 पता है ना आपको। हाँ, बहुत अच्छी बात है कुशाल भाई। इसमें यहाँ पे आप बेसिकली यूनिट स्केल बता दोगे ना, ग्राफ पेपर के ऊपर स्केल लिख देना कॉर्नर में ना, कॉर्नर में स्केल लिख देना ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेट्स से 10 यूनिट्स ले लिया आपने। ठीक है, ऐसे है ना, ये स्केल बता देना आप। ठीक है भैया, क्लियर है क्या। ठीक है, तो अब क्या है बच्चों, बात यहां से देखिएगा, हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ कर लेनी है क्या, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस पे आपको भी पता है कि भाई 0 0 पुट करेंगे तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड में 0 + 2 × 0 < 120 है, बिल्कुल ट्रू बात है। तो यानी कि ये आपको ऑरिजिन की तरफ का एरिया दे देंगे ना, इधर का एरिया दे देंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ग्राफ पे ड्रॉ करना भाई। हाँ, पेपर में आपको ग्राफ पेपर देते हैं है ना, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है भैया, अच्छा, अब दूसरे वाला लीनियर कंस्ट्रेंट सॉल्व कर लेंगे, दूसरे वाला कर लेंगे, दूसरे वाला कर लें। दूसरे वाला भी थोड़ी देर के लिए इधर कर लेता हूँ ना। दूसरे वाला है हमारे पास x + y > 60, तो इसकी स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी पहले तो, x + y = 60, तो कोऑर्डिनेट बॉक्सेस क्या बनेंगे भैया, x की वैल्यू 60 लोगे तो y 0 आ जाएगा, और y की वैल्यू 60 लोगे तो x 0 आ जाएगा, तो 60,0 और 0,60। ठीक है, तो भैया आप ये मान लीजिए कि सर 60,0 कहाँ बैठेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60,0 0,60 तो वैसे ही ऑलरेडी मार्क्ड है, ऑलरेडी मार्क्ड है बच्चों ना, ऑलरेडी मार्क्ड है। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। अच्छा, अब 0 0 सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे तो देखो 0 + 0 > 60 गलत बात है, 0 60 से बड़ा नहीं होता, तो इसका मतलब आपको इधर साइड का एरिया मिलेगा, यानी कि इस लाइन के इधर और इस लाइन के ऊपर। क्लियर है क्या भाई, 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, 0 + 0 60 से बड़ा नहीं होता, तो इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो हम 0 0 से दूसरी तरफ का एरिया देंगे। ठीक है, 0 0 से दूसरी तरफ का एरिया लेंगे। ठीक है, यहां तक बात तो क्लियर हो गई कि भैया, यानी मतलब दो इनइक्वलिटीज तो क्लियर हो गई। अब ये तीसरी वाली है, सिर्फ इसकी वजह से ये मल्टीपल टाइम्स PYQ है, मतलब एक वन ऑफ द रीजन ये भी है। इसको सॉल्व कर दें क्या भैया, पहले आप ये बताइए, यहां तक तो क्लियर है ना मामला, यहां तक तो क्लियर है ना, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अब
क्योंकि एक इनइक्वालिटी और सॉल्व करनी है तो इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। तीसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो तीसरी इनइक्वालिटी है भैया आपकी ये वाली, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, है ना। x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x बराबर 2y मान लो, है ना। तो ये मान लो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाएंगे तो x और y, तो y जो भी लोगे x उसका दुगना होगा। मतलब अगर आपने y को 0 लिया तो x 0 ही होगा, लेकिन अगर आपने y को 10 लिया तो x 20 होगा। तो 0,0 और 20,10, ठीक है। तो भैया आप पॉइंट ले लेंगे 0,0 और 20,10, है ना। दिस इज 20,10 और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है सर। अब स्टूडेंट्स पॉइंट है कि एक ये पॉइंट हो गया, है ना। लेट्स से इसको दूसरे कलर से ले लिया हमने। अब बात ये है कि ये लाइन तो आ गई हमारे पास, ये लाइन तो आ गई हमारे पास, लेकिन इसमें 0 0 कैसे चेक करेंगे? ये 0 0 चेक नहीं हो पाएगा यहां पे, क्योंकि ये लाइन ही 0 0 से पास कर रही है, तो कैसे चेक करोगे? तो ऐसे केस में हमें 0 0 को छोड़ के इस लाइन के या तो इधर का कोई पॉइंट या इधर का कोई पॉइंट हम चेक कर सकते हैं। तो मान लो इस लाइन के इधर कोई भी एक इजी सा पॉइंट ले लेते हैं 0,20, उसको चेक करके देखते हैं। तो मान लो अगर मैंने 0,20 चेक करके देखा तो 0 माइनस 2 इंटू 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या माइनस का 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? नहीं है। तो क्योंकि 0,20 इसको सेटिस्फाई नहीं करा, तो इसका मतलब ये दूसरी तरफ के पॉइंट्स का दूसरी तरफ के पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कभी अगर कोई लाइन 0 0 से खुद पास होके जा रही है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर कोई लाइन 0 0 से खुद भी पास होके जा रही है, तब उस टाइम पे आप 0 0 को इनइक्वालिटी में रख के चेक नहीं कर पाओगे। तब आप उस लाइन के या तो इधर का कोई भी सिंपल सा पॉइंट चेक करके देख लो या उधर का कोई भी सिंपल सा पॉइंट रख के चेक कर लो। मान लो हमने इधर का पॉइंट रख के चेक किया तो 0,20 सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो इसका मतलब इधर का रीजन तो नहीं होगा, तो दूसरी तरफ का रीजन होगा। हाँ, अगर 0,20 सेटिस्फाई कर जाता तो फिर हम इधर का एरिया लेते, ठीक है ना। तो यानी कि आप बहुत ध्यान से देखेंगे, लास्ट दो इनइक्वालिटी क्या कहती है? लास्ट दो इनइक्वालिटी तो कहती है कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तो कॉमन रीजन जो है ना बच्चों हमारा, वो ये मिलेगा, है ना। इस लाइन के इधर, इसके इधर, इसके इधर, x एक्सिस के ऊपर, है ना, y एक्सिस के राइट साइड में। तो यही हमारा कॉमन रीजन है, राइट है क्या। कॉर्नर पॉइंट 60,0 120,0 तो हमारे पास है ही। अब ये दो कॉर्नर पॉइंट्स हमें और मिल जाएं तो हमें क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या अच्छे से? इट इज 10 20 30 40 50 50,30। अब ये गलत पॉइंट है। पूछो क्यों गलत पॉइंट है? क्योंकि जो भी पॉइंट आप लोगे वो x इज इक्वल टू 2y को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पे 30 का दुगना 50 नहीं है, तो ये गलत ले लिया हमने, ठीक है। ऐसी अगर हम देखेंगे यहां पे इट इज 30,20 तो भी हमें सही पॉइंट्स नहीं मिल रहे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? रफ में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? रफ में जाके फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ये दोनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अब देखो ये वाली जो लाइन है वो है x प्लस 2y बराबर 120 और ये वाली जो लाइन है वो है x प्लस वाई बराबर 60, ठीक है ना। तो x प्लस वाई बराबर 60 और x बराबर 2y, तो इसमें से इसकी वैल्यू रखेंगे तो 3y इज इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास 20 और y 20 हुआ तो, है ना, y 20 हुआ तो x कितना होगा? 40 होगा। तो 40,20 एक पॉइंट तो ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम लोग क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन को और इस ऑरेंज वाली को सॉल्व करेंगे। तो इट इज x प्लस 2y बराबर 120 एंड x बराबर 2y।
तो x की वैल्यू जब 2y रखेंगे तो 4y बराबर 120 हो जाएगा ना, तो यानी कि y बराबर इट इज 30। तो इसका मतलब अगर y पॉइंट अपने पास 30 है तो x पॉइंट उसका दुगना होगा, तो यानी कि 60,30। तो ये दो पॉइंट्स में हमारे पास ऐसे आ गए 40 20 60 30 60,0 120,0। क्लियर है क्या? ग्राफ में अगर क्लियरली विजिबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप निकालने में क्या जा रहा है यार, 1 मिनट लगेगी। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? क्लियर है क्या? राइट है क्या भैया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? इस पॉइंट तक किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है भैया? हमें क्या करना है बच्चों? अब सीधा हम बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट टेबल। कॉर्नर पॉइंट टेबल, दिस इज कॉर्नर पॉइंट टेबल। सो कॉर्नर पॉइंट टेबल कैसे बनेगा सर? भाई ये हमारे कॉर्नर पॉइंट 40,20 60,30 60,0 और 120,0 और z की वैल्यू है 5x प्लस 10y। तो x की जगह रखेंगे 40, तो 45 जा 200 और 10 20 यानी कि 200 यानी कि 400 हो जाएगा ये। फिर 65 जा 300, तो 30 10 जा 300 600, 65 जा 300 एंड 125 जा 600। तो यानी कि ये दो जगहों पे भैया हमारे पास क्या आ गया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z आ गया, और एक जगह पे अपने को मिनिमम वैल्यू ऑफ z मिला। ठीक है, राइट है क्या भैया? क्लियर है क्या? दो जगह पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z आ गया, राइट है क्या? ठीक है भैया, थर्ड इनइक्वालिटी में हमने कुछ भी नहीं किया है बच्चों। थर्ड इनइक्वालिटी में हमने कुछ भी नहीं किया है। ये जो x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, इससे हमने x इक्वल टू 2y लाइन बनाई, राइट है क्या? ये लाइन बना दी। फिर हमने सिंपल कहा कि यार 0 0 तो इसके अंदर पुट करके नहीं देख सकते, राइट? तो क्योंकि ये 0 0 से खुद ही पास हो रही है, तो हम 0 0 के या तो लेफ्ट में या राइट में कोई भी एक सिंपल सा पॉइंट, तो हमने ये वाला पॉइंट चेक कर लिया है ना, ये वाला पॉइंट चेक कर लिया। अब ये वाला जब हमने पॉइंट रख के चेक किया तो 0 माइनस 2 इंटू 20 वो माइनस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता। तो क्योंकि ये वाला पॉइंट इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसके दूसरी तरफ वाले पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, एंड दैट इज वाई हमने थर्ड इनइक्वालिटी में इधर का रीजन लिया। ठीक है, फिर हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए भैया, इसका और इसका इंटरसेक्शन से ये पॉइंट आ गया, इसके और इसके इंटरसेक्शन से ये पॉइंट आ गया। कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाई और हमारे पास अब दो जगह पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z आ रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप समझिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितनी है आपकी? 600 है। कहां पे आ रही है? दो जगह आ रही है, एट x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 30, और एक जगह आ रही है x इक्वल टू 120 एंड y इक्वल टू 0 पे। यानी कि आपके पास मल्टीपल ऑप्टिमल, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है, एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है, एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो ये मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का केस हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का केस हो गया। लेकिन इसके अंदर एक और ट्विस्ट है, वो बताऊंगा मैं आपको। पहले आप ये बताइए कि यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। ऐसे ही करना है आपको कि भाई ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एक से ज्यादा जगह पे आई है। ठीक है, राइट है क्या? क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन छोड़ दो यार, क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन छोड़ दो। ये मुझे लग रहा है कि कुछ दूसरे क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन होगी, या इसको आप यहां पे चेक कर लो, शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z occurs at more than 2 points। ठीक है, ये इसको इंस्ट्रक्शन अपडेट कर लो।
अब स्टूडेंट्स यहां पे जो मेन चीज है ना वो पता क्या है, मेन चीज ये है कि भाई देखो, मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं 60, है ना, इसको जरा समझिएगा बच्चों जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लो एक पॉइंट ये है कि 60,30, एक पॉइंट तो ये हो गया, राइट, यहां पे भी z इज इक्वल टू 600 है, और एक दूसरा पॉइंट हो गया 120,0, यहां पे भी z इज इक्वल टू 600 है। क्या आपको नहीं लगता बच्चों कि जब 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों पे z की वैल्यू 600 है, राइट, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, z कितना है अपना 5x + 10y बराबर 600। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5x + 10y = 600, क्योंकि z क्या है अपना 5x + 10y है। और अगर 2 पॉइंट्स पे ये 600 दे रहा है, तो इसका मतलब इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पे हर पॉइंट 600 ही देगा, हर पॉइंट 600 ही देगा, हर पॉइंट 600 देगा कि नहीं देगा भाई। 2 पॉइंट पे मान लो इस पॉइंट पे भी 600 दे रहा है, इस पॉइंट पे भी 600 दे रहा है, तो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर हर पॉइंट पे, हर एक्स वाई वैल्यू पे z आपको 600 ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो हम यही कह रहे हैं कि भाई ये जो 60,30 है, राइट, आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, कि भाई मान लो इस पॉइंट पे 600 है, इस पॉइंट पे 600 है, तो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पे हर जगह 600 ही होगा। अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, तो हम यहां पे भी कह सकते हैं कि यार 60,30 पे और 120,0 पे ज्वाइन करने वाली लाइन पे हर जगह हमको z की वैल्यू 600 ही मिलेगी, हर जगह हमें z की वैल्यू 600 मिलेगी, ये बात हम यहां कह सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यही लाइन तो आगे भी एक्सटेंड कर रही है, तो हमें ये पॉइंट्स भी लेने चाहिए। भाई बच्चा कहेगा कि सर देखो 60,30 और 120,0 को हमने जब ज्वाइन कर दिया तो 600 मिलेगा, हम z = 600 मिलेगा हर पॉइंट पे। तो बच्चा कहेगा सर यही लाइन आगे भी एक्सटेंड हो रही है, इस पे भी हमें 600 ही मिलना चाहिए। यस, आपको इन पे भी z की वैल्यू 600 मिलेगी, लेकिन आप ये पॉइंट्स कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन पॉइंट्स को लेने पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई सिर्फ फिजिबल रीजन में, है ना, हो रही है, तो हम ये वाले पॉइंट्स नहीं ले सकते, है ना। तो इसका हम एक बड़ा बेहतरीन सा सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, इसका हम बड़ा बेहतरीन सा सॉल्यूशन लिखेंगे कि भैया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 600 आ रहा है ना, ठीक है, एट कहां पे, एट कहां पे आ रहा है भैया, 60,30 पे एंड 120,0 पे। तो यहां पे हम आगे स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हैंस क्या लिखेंगे हम लोग भैया, कि भैया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 600 आएगा, है ना, ऑन ऑल द पॉइंट्स, ऑन ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन ज्वाइनिंग या लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, है ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, है ना, 60,30 एंड 120,0 इन द फिजिबल रीजन, है ना, इन द फिजिबल रीजन। तो दिस इज द मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन केस। क्योंकि अब आपको क्या मिल गए, अब तो आपको इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गए ना। अब तो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, है ना, इतने से टुकड़े के अंदर ही इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो आपके पास इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गए। तो उसमें आप कहोगे कि भैया ये मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का केस है। वंडरफुल क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कृष्णा मेरे भाई, आपको ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z मिल रही है, ये किन्हीं भी 2 पॉइंट पे मिलेंगी, और वो 2 पॉइंट हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, और कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे आपको हमेशा एक लाइन ही मिलेगी।
इसको इससे जोड़ लो तो भी एक लाइन मिलेगी, इसको इससे जोड़ लो तो भी एक लाइन मिलेगी, इसको इससे जोड़ दोगे तो भी एक लाइन मिलेगी। मिलेगी हमेशा आपको मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन आउटर लाइन पे ही, ऐसा नहीं होगा कि डायगोनल्स पे मिल जाएगा, नहीं, हमेशा मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिलेगा कहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली बाउंड्री लाइंस पे मिलेगा। ठीक है, तो भैया दिस इज द मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना। तो ये इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स PYQ, राइट है क्या। ठीक है भैया, इसमें क्या करना है, देखो आपको इनइक्वालिटीज दे रखी है। ठीक है, सो पहली इनइक्वालिटी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, तो इससे पहले आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे ना, x माइनस वाई इक्वल टू -1 बनाओगे। ठीक है, तो यहां पे कोऑर्डिनेट बॉक्सेस बनेंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पे थोड़ा सा इसको बना लीजिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे मे भी शायद एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछ लेंगे वो, है ना, इस तरह के क्वेश्चन। तो 0,1 रखेंगे, है ना, तो लेट्स से 0,1 यहां है, और -1,0 लेट्स से यहां है। ठीक है, तो ये भैया आपकी ऐसे लाइन हो गई। ठीक है, अच्छा 0,0 पुट करके देखेंगे तो 0 - 0 लेस देन इक्वल टू -1। तो देखो 0 तो -1 से बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है ना। तो ये इसका मतलब सेटिस्फाई तो कर नहीं पा रहा, तो ये हमें इधर का एरिया देगा। 0 -1 से एक्चुअली बड़ा होता है। ठीक है, राइट है क्या। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये दूसरा कंस्ट्रेंट सॉल्व कर लेते हैं, -x + y लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करूं -x + y इक्वल टू 0, तो यानी कि y इक्वल टू x हो जाएगा। और y इक्वल टू x लाइन कैसी होती है भैया, y इक्वल टू x लाइन में तो क्या होता है, जो आप x की वैल्यू लोगे वही y की वैल्यू लेना पड़ेगा आपको। तो यानी कि 0 0 और 1,1 एक लाइन ही ऐसे निकल गई। ठीक है, राइट है क्या। अच्छा, क्योंकि ये लाइन तो ऑलरेडी 0 0 से तो पास ही हो रही है ना, ये लाइन, ये वाली जो लाइन है ये 0 0 से तो ऑलरेडी पास ही कर रही है। तो अब हम इसमें इधर का या उधर का कोई पॉइंट रख के चेक करते हैं। लेट्स से मैंने यहां वाला पॉइंट रख के चेक करा, तो मैं अगर 1,0 चेक करूंगा ना इसके अंदर, ठीक है, तो 1,0 रख के अगर मैं चेक करूंगा तो -1 + 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो -1 लेस देन 0 होता है क्या, हाँ होता है। तो इसका मतलब ये ट्रू बात है, तो इसका मतलब आप ये इधर का एरिया ले लेंगे। फिर वो कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर का बैठेगा, राइट। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां बैठेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहां पे कोई फिजिबल रीजन ही नहीं बना, कॉमन रीजन ही नहीं आया। क्यों, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है, एक तो ये ओपन है, ठीक है, और अगर आप ऐसे देखो कि ये इनइक्वालिटी नंबर लेट्स से 1 है ना, आप ऐसे देखो, आप ऐसे देखो, ये इनइक्वालिटी लेट्स से 1 है, ये 2 है, और लेट्स से ये 3 और 4 है। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 3 हो गया और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 4 हो गया। तो इस वाले केस में 1 3 एंड 4 सेटिस्फाई कर रहा है। इस रीजन में आपका सिर्फ 3 और 4 सेटिस्फाई कर रहा है, इस रीजन में 2 3 और 4 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कोई भी एक ऐसा रीजन नहीं मिल रहा है जहां पे 1 2 3 4 सारी की सारी सेटिस्फाई करे। तो इस क्वेश्चन में देयर इज नो फिजिबल रीजन, देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन। और अगर फिजिबल रीजन ही नहीं होगा तो क्या खाक आप मैक्सिमा मिनिमा निकालोगे, तो नो मैक्स नो मिन। ठीक है, नो मैक्स नो मिन। ठीक है, नो मैक्स नो मिन, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। तो इट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना, एक या 2 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। कह रहा भाई इसको छोड़ दो ना, ये इंस्ट्रक्शन छोड़ दो, ये ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है, लीव दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, इसको देखते हैं। कह रहा मैक्सिमाइज करना है z का वैल्यू एट -x + 2y। ठीक है, अब अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो सारी इनइक्वालिटीज ही ग्रेटर देन टाइप है।
तो जब ऑल इनइक्वलिटीज ग्रेटर देन टाइप आपको दिख रही हैं तो आपके मन में क्या बात आएगी? क्या बात आएगी? क्या बात आएगी भाई आपके मन में? ऑल इनइक्वलिटीज अगर ग्रेटर देन टाइप है तो आपके मन में बात आएगी कि यार ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आनी चाहिए आपके मन में। ठीक है, आइए एक एक करके इनइक्वलिटीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाली इनइक्वलिटी तो बाद में कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो पहला आप एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करोगे। ठीक है, फिर आप कुछ कोऑर्डिनेट्स लोगे इन्हीं स्ट्रेट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 0 लोगे तो y5 आ जाएगा, y0 लोगे तो x5 आ जाएगा। तो इट इज 0,5 एंड इट इज 5,0। तो बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप ऐसे मान लीजिए दिस इज 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 0,5 यहां आ गया। इज 1 2 3 4 5,0 यहां आ गया। एक लाइन यहां खींच लो क्या भैया? हाँ जी भाई साहब, ठीक है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स लेट्स से 0,0 पॉइंट पुट करके देख रहे हैं तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 विच इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है। तो जब 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इनइक्वलिटी को, तो हमें इसका रीजन अवे फ्रॉम द ऑरिजिन मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या? राइट है क्या? अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। चलिए अब दूसरी इनइक्वलिटी उठाते हैं। लेट्स से ये वाली उठाते हैं, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 का मतलब क्या है बच्चों? कि इससे पहले भी हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू 6। तो 0,3 एंड 6,0। तो 0,3 यहां हो गया और 6,0 यहां बैठेगा। तो गाइज ये रही दूसरी लाइन। ठीक है, अगेन इसमें भी आप अगर 0 0 पुट कर रहे हो तो 0 + 2 × 0 0 ही रहेगा, वो 6 से बड़ा होगा नहीं। तो इसका मतलब इट विल बी अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, राइट है क्या भैया? यहां पे एक पॉइंट आपको 4,1 मिलेगा, है ना, जो ग्राफ से भी दिख रहा है आपको, जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। ठीक है, अब एक लाइन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 कहां है? यहां है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कहां होगा? देखो जी, x की वैल्यू 3 कहां है? यहां पे। और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कहां होगी? इस लाइन के राइट साइड में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कैसे होंगे? ये वाले, खासकर ये वाला पॉइंट कैसा होगा? इस वाली लाइन पे जब आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। तो 3,2 मिलेगा, है ना भाई? देखो ना, ये वाली लाइन कौन सी है? ये वाली तो x + y = 5 लाइन है ना, ये वाली। तो इस पे जब आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर वो कह रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का तो सिंपल सिस्टम है कि भाई y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब क्या हो गया इसका? तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब तो ये है कि x एक्सिस से ऊपर लेना है। दिस इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस पॉइंट इज 6,0। ठीक है, तो यानी कि इस लाइन से इधर, ठीक है, इसके ऊपर, फिर इस वाले के ऊपर, फिर इसके ऊपर,
दिस बिकम आवर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन 3, 2, 4, 1 एंड 6, 0। ठीक है, यही कॉर्नर पॉइंट है, राइट है क्या? आई थिंक यहां तक तो सभी बच्चे कर लेंगे इसको। कॉर्नर पॉइंट टेबल कितनी आई हुई है हमारे पास? z की वैल्यू -x + 2y, और कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? 3, 2 है, 4, 1 है एंड 6, 0 है। तो यहां पे वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू -3 + 2 दूनी 4, तो यानी कि +1। x की वैल्यू -4 + 2 यानी कि -2। x की वैल्यू -6। हमसे मैक्सिमम पूछा था, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितनी होती है भैया? +1। तो कायदे में आंसर क्या आना चाहिए, ये बताइए आप। कायदे में आंसर क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी अवर आंसर बच्चों? क्या होना चाहिए हमारा आंसर? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या होना चाहिए? कायदे में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या होना चाहिए? सभी लोग बताओ क्या होना चाहिए? कायदे में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। सभी लोगों के हिसाब से यही होना चाहिए भैया। सभी लोगों के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z1 होना चाहिए, बट आंसर इज देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। आंसर इज देयर कि देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। आंसर में वो कह रहे हैं कि कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अब देखिए बच्चों, अब जरा समझिएगा ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, कभी भी जिंदगी में अनबाउंडेड की कोई भी प्रॉब्लम आपको ऐसे दिखेगी, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन की कोई भी प्रॉब्लम आपको ऐसे दिखेगी ना। कैसे दिखेगी? राइट, एक लाइन ऐसे जा रही होगी, राइट, इसका इधर लेना है, एक लाइन ऐसे जा रही होगी, इसका इधर लेना है, राइट। तो कुछ इस तरीके से दिखेगी ना। आप ऐसे मान लो, आप ऐसे मान लो कि भाई अपने को, राइट, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और लेट्स से ना ऐसे देखो, तो ये अपने को अनबाउंडेड फिजिबल रीजन मिल गया, है ना। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन पे अपन क्या निकालते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। लेट्स से C1, C2, C3 और C4, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, है ना। कोई भी अनबाउंडेड फिजिबल रीजन की प्रॉब्लम आपके पास ऐसी होगी। फिर आप क्या करोगे? फिर आप एक कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाओगे और यहां पे z का वैल्यू लिखोगे, मतलब C1, C2, C3, C4, ठीक है, C1, C2, C3, C4, ठीक है। अब आप देखोगे कि लेट्स से हमारा C1 पे मैक्सिमम वैल्यू आ गया और C3 पे मिनिमम वैल्यू आ गया। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एंड दिस इज लेट्स से मिनिमम वैल्यू ऑफ z। इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये स्मॉल m है ना। क्या है ये? क्या है भैया? ये स्मॉल m है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ठीक है। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? राइट है क्या? ओके। आप स्टूडेंट जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ही ऐसा होता है तो फॉर मैक्सिमम, बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z हमें डाउट हुआ। क्या डाउट हुआ? क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कैपिटल M है, क्या इससे भी बड़ी मिल सकती है? क्योंकि अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने चेक ही नहीं करे। तो हम कहेंगे कि यार कैपिटल यानी कि z का वैल्यू, है ना, z का वैल्यू कैपिटल M से भी बड़ा हो सकता है क्या? हम ढूंढ रहे हैं, है ना। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z हम लोग z का वैल्यू कैपिटल M से भी बड़ी ढूंढ रहे हैं। z क्या है हमारा? लेट्स से z जो है हमारे पास, ऐसे मान लो ax + by है,
ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ax प्लस बी वाई का वैल्यू कैपिटल M से बड़ा ढूंढ रहे हैं। ठीक है, राइट है। अब क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होगा। इस ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m को जब आप ड्रॉ करोगे, क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, तो आपको यहां से एक हाफ प्लेन मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक ऐसा हाफ प्लेन, बट लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो है हम लोग नहीं लेंगे। देखिए बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा कि जब हमने ये पढ़ा था ना बच्चों, ये इनइक्वलिटी को पढ़ा था, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, तो इसका ग्राफ ऐसा बना था। लेकिन अगर ये ऐसी ना हो के ऐसी इनइक्वलिटी होती, खाली लेस देन 8 वाली, तो फर्क इसमें और इसमें क्या है, ये लेस देन और इक्वल टू टाइप वाली इनइक्वलिटी है और ये सिर्फ लेस देन टाइप वाली है। तो इसमें और इसमें फर्क ये होगा कि इसका ग्राफ जो है वो ऐसे ना बन के डॉटेड लाइन होगी। क्यों? क्योंकि लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स आप यहां कंसीडर कर सकते हो, यहां पे कंसीडर नहीं कर सकते। यह फर्क होता है इनइक्वलिटीज का ग्राफ ड्रॉ करने में। ठीक है, क्लियर है क्या? यहां पे हम लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स नहीं लेते, सिर्फ लाइन के इधर वाले पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, क्यों? मान के चलिए, अगर मान लो मैंने लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, लेट्स से मैंने लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, क्या पॉइंट ले लिया, 0, लेट्स से लाइन के ऊपर मैंने कोई यहां पे पॉइंट ले लिया 0,4, तो 0,4 इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। जब इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन रीजन में भी नहीं होगा, तो ये पॉइंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये पॉइंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सो अब गाइस जरा बहुत ध्यान से देखिएगा उसी क्वेश्चन में कि भाई जब मैं इसकी हाफ प्लेन बनाऊंगा तो इसका हाफ प्लेन कैसा होगा, है ना, इसका हाफ प्लेन कैसा होगा। मान लो ये हाफ प्लेन ऐसा हुआ, है ना, मान लो ये हाफ प्लेन ऐसा हुआ कुछ, यानी कि ये केस 1 मान लो मैं। इस केस में क्या हो रहा है कि हाफ प्लेन जो मिला है हमें और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, यानी कि हाफ प्लेन और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अब अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ऐसा हमें एक भी x और y नहीं मिला जो ax प्लस बी वाई की वैल्यू m से भी बड़ी कर दे और साथ ही साथ फिजिबल रीजन के भी अंदर आ जाए, क्योंकि फिजिबल रीजन के अंदर आना जरूरी है, सारी की सारी सेट ऑफ इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना, फुलफिल करना जरूरी है। आप मेरी बात समझिए, कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, इन सारी इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करना चाहिए उसको। जो भी हमारा फाइनल आंसर आता है बच्चों, वो फाइनल आंसर इन सारी इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। और सारी इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि हमारा पॉइंट अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में होना चाहिए। तो यानी कि अगर हमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिला, यानी कि हमें ऐसा एक भी एक्स वाई नहीं मिल रहा है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा हो और साथ ही साथ अनबाउंडेड फिजिबल रीजन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, तो इसका मतलब अगर कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं मिला है हमें, तो उस केस में हम कहते हैं कि भैया कोई भी हमें ऐसा एक एक्स वाई नहीं मिला है जो कैपिटल एम से बड़ी वैल्यू बना दे। तो उस केस में हम लोग आंसर देते हैं कि भैया जब हम इससे बड़ी नहीं ढूंढ पाएंगे तो यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड रहेगी, है ना, यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड रहेगी। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? लेकिन अब इसका केस 2 भी हो सकता है। अब केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 मैं डिफरेंट कलर के पेन से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, लेट्स से मैं पिंक कलर के पेन से ड्रॉ करता हूं। केस 2, मान लो कि अब ये ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m लाइन, ये कुछ ऐसे से रीजन हो जाए, ये वाला हाफ प्लेन देते हैं। मान लो जब आप इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m को, तो उससे आपको ये वाला हाफ प्लेन मिल जाए। नाउ अब क्या हो रहा है,
अब बच्चों इस हाफ प्लेन में और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है कि नहीं है? अब हाफ प्लेन में और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में देयर आर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे बहुत सारे एक्स वाई मौजूद हैं जो जेड की वैल्यू कैपिटल एम से भी बड़ी बना देंगे और साथ ही साथ अनबाउंडेड फिजिबल रीजन को भी फुलफिल कर रहे हैं। यानी कि हमें ऐसे एक्स वाई वैल्यू मिल जाएंगे, एक्स वाई पॉइंट्स मिल जाएंगे जो जेड की वैल्यू कैपिटल एम से भी बड़ी बना सकते हैं। यानी कि अगर हम कैपिटल एम से भी बड़ी वैल्यू ढूंढ सकते हैं बच्चों, तो फिर तो कैपिटल एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड नहीं रहा, फिर तो नहीं रहा, फिर तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कैपिटल एम नहीं रहा ना, क्योंकि हमने ऐसे और भी पॉइंट्स ढूंढ लिए जो कैपिटल एम से भी बड़ी वैल्यू बना देंगे। तो हम कहेंगे कि भाई इससे भी बड़ी वैल्यू हम लोगों को मिल सकती है, लेकिन क्या हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, चेक नहीं कर सकते। तो ना तो यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड रहेगा और ना ही असली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड निकाल सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है, कैसे चेक करें? तो उस केस में हम बोलते हैं नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एग्जिस्ट। ठीक है भैया, राइट है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? राइट है क्या? ये बात समझ में आई भैया? तो यानी कि एक केस ऐसा हो सकता है कि भाई हाफ प्लेन में और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं, कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं, तो इसका मतलब अगर एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ऐसा एक भी एक्स वाई नहीं है जो एम से बड़ी वैल्यू बना दे, तो इसका मतलब एम ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड है। या दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉमन पॉइंट्स आ जाएं, तो कॉमन पॉइंट्स अगर आ गए तो इसका मतलब ऐसे एक्स वाई मौजूद हैं जो कैपिटल एम से बड़ी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन हम उन्हें निकाल नहीं पाएंगे, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो कहाँ कहाँ चेक करें? तो उस केस में नो मैक्सिमम जेड एग्जिस्ट है। ये बात क्लियर है क्या भैया? बिल्कुल सेम ऐसा मिनिमम में भी हो सकता है, राइट है क्या? बिल्कुल सेम ऐसा मिनिमम में भी हो सकता है। मतलब मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे? मिनिमम के लिए भी हम यही बात कहेंगे कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड के लिए हम लोग जेड की वैल्यू स्मॉल एम से भी छोटी ढूंढेंगे, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू हम स्मॉल एम से भी छोटी ढूंढेंगे, राइट है क्या? तो इससे हमें एक हाफ प्लेन मिलेगा। अब उस हाफ प्लेन के दो ही कंडीशंस हो सकते हैं। पहली कंडीशन, केस वन जो है कि भैया इस हाफ प्लेन में और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में, ये इंटरसेक्शन का साइन क्यों लगा रहे हैं? कॉमन देखने के लिए। अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी कि हम ऐसा एक भी एक्स वाई नहीं ढूंढ पाए जो स्मॉल एम से छोटी वैल्यू दे देगा, तो उस केस में स्मॉल एम ही हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड रहेगी। ठीक है। केस टू में क्या हो जाएगा कि भैया अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो केस टू में अगर हाफ प्लेन में और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कुछ भी कॉमन पॉइंट्स आ गए, यानी कि ऐसे एक्स वाई पॉसिबल हैं, ऐसे एक्स वाई पॉइंट पॉसिबल हैं जो स्मॉल एम से भी छोटी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होने की वजह से हम चेक नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मिनिमम ऑफ जेड डू नॉट एग्जिस्ट, हैज मिनिमम ऑफ जेड हैज नो वैल्यू, है ना? मिनिमम ऑफ जेड डू नॉट एग्जिस्ट। सेम हमारा मिनिमम में भी होता है। ठीक है, राइट है क्या? अब यही सेम बात आप पूरा नोट करो, पहले पूरा का पूरा नोट करो। इसी को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे। मैंने आपको कहा था ना कि आज के लेक्चर में 2 ही क्वेश्चन करने हमारा एजेंडा है, तो फटाफट से इसको नोट करो भी, पहले पूरा का पूरा नोट करो मेरे भाई। देखो ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन की प्रॉब्लम है। ये क्लास में अगर 50 बच्चे होते हैं तो 10 बच्चों को ही ढंग से समझ में आता है, बाकी 40 बच्चे सोचते हैं कि इसको छोड़ो यार, इसको नहीं भी आएगा यार एग्जाम में तो क्या ही करेंगे। ठीक है भैया, फटाफट से इसको नोट करेंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूं
आपके क्लास में 50 में से सिर्फ 10 बच्चों को अनबाउंडेड का प्रॉब्लम सॉल्व करना आएगा, 40 बच्चा इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा लंबा कंसंट्रेशन स्पैन चाहिए। अब बच्चों का रील्स देख देख के ना वो कंसंट्रेशन स्पैन घट गया है, बच्चा इतने लंबे तक कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता है। स्लैक इनइक्वालिटी इसी को ही बोलते हैं हम लोग, ये सॉरी इसको नहीं, इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं हम लोग, है ना। अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना, सो हम इसमें नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों को, ठीक है। बेटा महिमा पाल ग्राफ को फिर से समझाएंगे, जब इस चीज को क्वेश्चन के अंदर करेंगे ना तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। बेटा सोफिया बहुत बढ़िया, यश अवस्थी भाई बहुत अच्छे। भाई सोफिया आपको ग्राफ क्यों नहीं शेड करना आ रहा, आपको ग्राफ क्यों नहीं शेड करना आ रहा? हर लाइन बता रही है कि इधर का एरिया लेना है, आप कॉमन एरिया नहीं ले सकते कि ये तो दूसरी क्लास का बच्चा भी कर देगा। अगर मैं दूसरी क्लास के बच्चों को 4 लाइन खींच के दे दूं और मैं कहूंगा कि भाई इसके इधर वाला एरिया लेना है, इसके इधर वाला एरिया लेना है, इसके इधर वाला लेना है, तो बच्चा भी बेचारा जो है कॉमन एरिया निकाल देगा। कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं भाई, नहीं भाई, PYQs जो है हम करवा रहे हैं क्लास में, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है सच, ठीक है। अगर लेना ही है तो अरिहंत के ले लो, अरिहंत प्रीवियस 10 ईयर्स PYQ आते हैं वो ले लो, है ना, अच्छा होता है। अरिहंत इज वेरी यू नो ट्रस्टेड बुक्स, अरिहंत इज गुड बुक, ठीक है। चलिए ओके, अब यहां पे भाई ये नोट हो गया क्या आपका? ये नोट हो गया क्या? ये नोट हो गया मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। सर जी यह नोट हो गया है क्या? सर जी यह नोट हो गया क्या? ये नोट हो गया क्या सर? ये सभी का नोट हो गया क्या? वैसे तो PYQs हम क्लास के अंदर कराएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी को कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल प्रैक्टिस के लिए आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा भैया। अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z 1 आ गई, तो मेरे को क्या शक होना चाहिए कि मैं 1 से भी बड़ी वैल्यू ढूंढूं? भाई टेक्निकली मेरा क्या स्टे होना चाहिए, मतलब मेरा क्या से होना चाहिए कि मैं Z की वैल्यू 1 से बड़ी ढूंढूंगा। और 1 से बड़ी ढूंढने का मतलब क्या है कि मैं -x + 2y की वैल्यू 1 से बड़ी ढूंढूंगा, राइट। और इससे मुझे एक हाफ प्लेन मिलेगा। तो देखो इस हाफ प्लेन को कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों? इस हाफ प्लेन को कैसे ड्रॉ करेंगे? -x + 2y की वैल्यू 1 रखता हूं अगर मैं, तो मेरे को क्या मिलेगा भैया? जब मैं x की वैल्यू को 0 लूंगा, है ना, जब मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिल रही है? हाफ मिल रही है ना। तो एक काम कर लेता हूं, मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो मुझे y का वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। और फिर मैं अगर y का वैल्यू 0 ले रहा हूं तो x की वैल्यू मेरे को -1 मिल रही है। सो बेसिकली ये x = 1 y = 1 लाइन हो गई, मतलब 1 पॉइंट हो गया ना, दिस इज 1 पॉइंट हो गया, है ना। और दिस पॉइंट इज -1, है ना, तो दिस पॉइंट इज -1, तो ये पॉइंट लगभग यहां पे आ गया आपका। -1, कहां आएगा? यहां आएगा ना, लगभग -1, अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन टाइप इनइक्वालिटी है, राइट है क्या? तो यानी कि =1 नहीं है, तो लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। तो मैं यहां पे एक डॉटेड लाइन खींचूंगा, ठीक है, मैं यहां पे एक डॉटेड लाइन खींचूंगा। खींच दी भाई मैंने डॉटेड लाइन, मैंने एक डॉटेड लाइन खींच दी क्या? अच्छा, अब मैंने डॉटेड लाइन खींची, ठीक है, इतना काम मेरा हो गया, राइट है क्या? चलिए, अब ये लाइन का खींचने का तो काम खत्म हो गया ना। अब मैंने 0 0 पुट करके देखा इस पे, तो -0 + 2 × 0
क्या ये ग्रेटर देन 1 है? 0 ग्रेटर देन 1 होता है? नहीं, 0 1 से बड़ा नहीं होता। तो यानी कि अवे फ्रॉम दी ओरिजिन मुझे इसका रीजन मिलेगा, राइट। अब आप बच्चों देखो कि इस हाफ प्लेन में और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में, देखो ना, ये रीजन ये है और ये इसके ऊपर का रीजन दे रहा है। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में और हाफ प्लेन में देयर आर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, है ना बच्चों। तो मैं क्या कहूंगा कि भैया हाफ प्लेन कौन से वाला? ये वाला हाफ प्लेन -x + 2y ग्रेटर देन 1 वाला, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि भाई हाफ प्लेन में इंटरसेक्शन विद अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है। आप कहोगे कि भैया देयर आर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स या सिंपल कॉमन पॉइंट्स। तो टीचर समझ जाएगा कि भाई बच्चे को नॉलेज है, इसका मतलब कॉमन पॉइंट्स उसने देख लिए। तो क्योंकि इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं, तो ये एक बात तो पक्की है कि हमें ऐसे एक्स वाई तो मिल गए कि 1 से बड़ी वैल्यू हमें मिल जाएगी, राइट है क्या। लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो चेक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब 1 से बड़ी वैल्यू पॉसिबल तो है, तो इसका मतलब 1 तो पॉसिबल वैल्यू, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू हमारे पास पॉसिबल तो है। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमें ऐसे एक्स वाई मिल गए हैं कि हमें z का वैल्यू 1 से बड़ा तो मिल गया है। तो अगर 1 से बड़ा मिल गया है तो इसका मतलब 1 तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं हुई। लेकिन ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जहां पे z की वैल्यू 1 से बड़ी है ना। जैसे कि मैं आपको चेक करा सकता हूं, मान लो ये 1 2 3 4 है, तो 4,6 है ना, 4,6 पे चेक कर लो आप। तो देखो 4,6 पे अगर आप चेक करोगे तो -4 + 6 दूनी 12, देखो ग्रेटर देन 1 वैल्यू मिल गई, राइट है क्या। तो इसका मतलब हमें बेसिकली, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि भैया ऐसे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स मिल गए हैं कि जहां पे हमारी जो z की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़ी है तो इसका मतलब 1 तो मैक्सिमम वैल्यू अब नहीं रही। लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट्स होने की वजह से हम कोई एक यूनिक मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं दे सकते। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एग्जिस्ट, नो मैक्सिमम ऑफ z एग्जिस्ट। आप मेरी बात समझिए, मैं फिर से बोल रहा हूं कि भैया ऐसे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स मिल गए हैं जहां पे z की वैल्यू 1 से भी बड़ी है। तो इसका मतलब 1 तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं रही, लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो हम एग्जैक्ट बड़ी वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। तो ना ये बड़ी वैल्यू ना हम एग्जैक्ट बड़ी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब नो मैक्सिमम ऑफ z एग्जिस्ट। क्लियर है क्या भैया? राइट है क्या? सभी भाइयों को क्लियर है क्या? अब आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही बेटर क्लियरिटी होगी कि भैया क्या चल रहा है एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में।